बच्चों, आज हम पर्यावरण और सनातन दृष्टि नामक पाठ का आगे का अध्ययन करेंगे। धर्म संबंधी छगन मोहता लिख रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हम सामाजिक पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके थे। अब ये धर्म संबंधी जो पर्यावरण है उस पर चर्चा हो रही है। धर्म संबंधी हमारी धारणा में यह कहा जाता है कि धर्म से ही प्रजा का धारण होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। उसका असली तात्पर्य यही है कि हम पर्यावरण के इन विभिन्न स्तरों को परिशुद्ध बनाए रखें और उनमें आपस में एक सामंजस्य बना रहे। पर्यावरण के स्तरों में जब सामंजस्य टूटता है या विषमता पैदा होती है तो उसका प्रभाव मनुष्य पर सीधा पड़ता है। देखो बच्चों, ये साधारण सी बात है कि जो पर्यावरण के पहले जो वीडियो में आधार बताए गए थे, जो पाठ में दिया हुआ है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण जो दिया है, उसके आधार पर यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्यावरण के विभिन्न स्तर हैं, इनको यदि हम शुद्ध बनाए रखेंगे, उनमें आपस में सामंजस्य बनाए रखेंगे, तो क्या होगा कि विषमता पैदा नहीं होगी। और क्योंकि अगर विषमता पैदा हुई तो इससे मनुष्य प्रभावित होगा। लेखक कहते हैं, हमारी शास्त्रीय परंपरा इस विषमता का कारण मनुष्य को ही मानती है। मनुष्य ही अपनी सद और असद इच्छाओं के द्वारा, सद और असद वाणी व्यवहार के द्वारा एवं सद और असद कर्मों के द्वारा पर्यावरण को दूषित करता है और इसके स्तरों में असंतुलन व विषमता पैदा करता है। यहाँ ये लेखक ये कहना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि मनुष्य ही करता रहता है। उसकी सद यानी अच्छी, असद यानी बुरी। तो सद और असद इच्छाएं हैं, उसी प्रकार से वाणी व्यवहार है, उसी प्रकार से उसकी कर्म है। तो मनुष्य अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल उसको अच्छा मिलेगा, और यदि वो बुरे कर्म करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। यही बात हमारे सामूहिक रूप से किस पर प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर। कौन सा प्रभाव? अभी हमने देखा था सामाजिक प्रभाव, अब ये धार्मिक प्रभाव है। तो इस पर आप जैसा व्यवहार करेंगे उस प्रकार से हमारा समाज, उसी प्रकार से उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव समाज पर अच्छा पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी अच्छी सीख लेंगी। तो यहाँ लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि जो मूल तत्व हैं, जो ये सारे मूल तत्व हैं, कौन कौन से? असद इच्छाएं, सदसद इच्छाएं, वाणी, व्यवहार, कर्म, और ये जो भी चीज़ हैं, मूल तत्व हैं, इनको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को सबसे पहले अपने पारिवारिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को दूषित करने और उसका संतुलन बिगाड़ने से बचना चाहिए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, जैसे समाज के साथ में, पहले भी बताया था आपको कि समाज के साथ में संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जब ये सुरक्षित रहेंगी, इनका संतुलन बना रहेगा, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। आगे लेखक बोल रहे हैं कि यही धर्म शब्द का वास्तविक तात्पर्य है। धर्म क्या है ये बताना चाह रहे हैं कि यही धर्म है कि आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पर्यावरण को अगर आप उसका संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाह रहे हैं तो ये एक धर्म है जो कि इनकी पर्यावरण की रक्षा करना, इस प्रकार के पर्यावरण की रक्षा करना हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं और ये हमको धर्म से ही हमको ज्ञात होते हैं और हमारे रग रग में रच बस जाते हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य के इर्द गिर्द पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जो भी प्राणी और पदार्थ हैं, उन सबका प्रत्येक मनुष्य से संबंध होने के कारण वह उनका ऋणी है, क्योंकि वह उनसे उपकृत होता है, पोषण और जीवन प्राप्त करता है। इसलिए अपना ऋण शोधन करना पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे मनुष्य के इर्द गिर्द जो भी पर्यावरण के अंतर्गत जो भी सामान आता है, चाहे वो
पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, समाज हो, राजनीति हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, यदि मनुष्य इन सब के साथ में अच्छा व्यवहार करता है और उसके से हम समाज से जुड़ा हुआ जो सामाजिक प्राणी मनुष्य है, यदि वो इन सब पर्यावरण का जो उस पर्यावरण के रूप है, विस्तृत रूप है, उनका यदि वो ऋणी हो जाता है तो इससे क्या होगा कि उसका पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना माना जाएगा। यह ऋण शोधन या ऋण मोचन उसका आजीवन कर्तव्य है और वह जब तक जीवित रहता है तब तक उससे ऋण नहीं हो सकता। पर्यावरण के विषय में दो परस्पर भिन्न दृष्टियां हैं जो एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अब वो कौन कौन सी दृष्टि है? एक दृष्टि है पश्चिम की, जिसमें माना जाता है कि पर्यावरण मनुष्य का शत्रु है, वह उसके अस्तित्व और विकास के लिए बाधक और घातक है, इसलिए उसके प्रत्येक स्तर को समझकर उसको अपने वश में करना है, उसका दमन करना है, उसका शोषण करना है, ताकि मनुष्य अपने पर्यावरण से ज़्यादा दीर्घ समय तक अनुकूलता प्राप्त कर जीवित रह सके। अब यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि पश्चिम की जो सोच है वो क्या है? वो पर्यावरण को शत्रु मानती है। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण शत्रु नहीं है। पर्यावरण के अंदर आप ये देखेंगे, पहले भी आपको स्पष्ट किया गया है, समाज, राजनीति, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, पशु पक्षी, जीव जंतु और जल, अग्नि, ये सारे तत्व सब कुछ पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण का मतलब केवल पेड़ पौधे ही नहीं है, जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं तो आप ये देखो, पश्चिम की जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है, वो क्या सोचती है कि हम ये जो पर्यावरण है मनुष्य का शत्रु है, तो वो उसके अस्तित्व और विकास के लिए क्या करता है? उसको बाधक मानता है, उसको नष्ट करता है। वो पर्यावरण को आप देखो, सबसे पहले हम प्रकृति की बात करते हैं। वहाँ पर पश्चिम में मांस खाया जाता है, जीव जंतु की हत्या की जाती है, जबकि भारतीय संस्कृति में ये वैध नहीं है, इसको अवैध माना जाता है। तो एक तो जीव जंतुओं के द्वारा पर्यावरण की हानि, दूसरा वहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, जो रहन सहन है, जो सामाजिक मूल्य है, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि समाज को विकृत करने वाले हैं। और भारतीय समाज के जो मूल्य हैं, चाहे शुरू से ये देखा जाता है, हमने 4 अवस्थाओं में बांटा है। वर्ण व्यवस्था हमारी जो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था हुई है, वर्ण व्यवस्था है, तो वो इसी प्रकार से बांटी गई है कि समाज सुचारू रूप से चलता रहे, कि बच्चा पहले जाएगा, विद्या अध्ययन करेगा, फिर गृहस्थी का जीवन बिताएगा, फिर उसके बाद में वो सन्यासी का जीवन बिताएगा, फिर वो वानप्रस्थ आश्रम चला जाएगा। तो ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी भारतीय सनातन परंपरा की द्योतक है। लेकिन पश्चिम की जो सभ्यता संस्कृति है वो दमन करती है, शोषण करती है, और वो अपने अनुकूल, जो भी उसको लगता है कि ये मेरे अनुकूल है, मैं इसको ऐसे अपना सकता हूँ, उस आधार पर अपना कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, इसके लिए वो इन सारे पर्यावरण को वो दूषित करने का प्रयास करते हैं। आगे लेकर लिखते हैं, इसी दृष्टि को प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से प्रचलित किया था और पश्चिम उसे पूरे वेग से अपनाए हुए हैं। इसके विपरीत भारतीय दृष्टि यह है कि पर्यावरण किसी भी स्तर पर हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि उसे तमाम स्तरों पर प्राणी और पदार्थों की पारस्परिक निर्भरता का एक सामंजस्यपूर्ण संसार है और उसके साथ संतुलन बनाए रखने में ही मनुष्य सुखी, शांत और संतुष्ट रह सकता है। अब ये देखो कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति बताई गई है। पश्चिम में तो उसे शत्रु मानते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को उसको मित्र मानते हैं और उसको उसके साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। और हमारी जो भारतीय दृष्टि है वो पर्यावरण के लिए ये मानती है कि हम अगर उसको सुरक्षित रखेंगे तो मनुष्य सुखी भी रहेगा, शांति भी रहेगा, संतुष्ट भी रहेगा। इसलिए हमको पर्यावरण का शोषण और दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ में हमको सहयोग करना चाहिए। आगे लिखते हैं लेखक कि हमारी दृष्टि यह है कि तमाम जगत जगदीश्वर का शरीर है
मतलब हमारा जो ये पूरा संसार है वो जगदीश्वर का शरीर है, यानी पूरे संसार को प्रभु का शरीर माना गया है और हम सब उसमें विभिन्न घटक के रूप में जी रहे हैं। देखो जिस प्रकार से शरीर में, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हृदय है, जिह्वा है, मतलब विभिन्न प्रकार के नसें हैं, रक्त वाहिनियाँ जो चल रही हैं, हर चीज़ वो किस प्रकार है, वो उन्हीं के द्वारा हमारा अपना शरीर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा शरीर चलायमान किससे, जो कि अंदर हमारी मशीन लगी हुई है एक तरह से, ईश्वर ने जो हमको प्रदान की है। तो ऐसे ही छगन मोहता बता रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है वो तमाम संसार किसका शरीर है, जगदीश्वर का, जगदीश्वर यानी ईश्वर का शरीर है। और हम सब क्या हैं, उसके विभिन्न घटक हैं, हम हाथ हैं, पैर हैं, हाथ पैर का मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, शरीर के अंदर जो भी कलपुर्जे हैं वो सब हम मनुष्य हैं, पूरा संसार है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, वो सारा घटक है। ये बता रहे हैं यहाँ पर लेखक, और हम सब उसमें विभिन्न घटक के रूप में जी रहे हैं और समग्रता के साथ पर्यावरण से हमारा संबंध अंगों यानी ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। हम एक दूसरे से भिन्न तो अवश्य हैं, पर पर्यावरण के स्तर भी एक दूसरे से भिन्न है, परंतु कोई भी प्राणी, पदार्थ या स्तर सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से कटा हुआ एवं पृथक नहीं है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं लेखक, ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम एक दूसरे से भिन्न हैं, किसी भी व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती है, व्यवहार भी नहीं मिलता है, पूरा व्यवहार भी नहीं मिलता है, हम अलग हैं, ऐसे ही पर्यावरण के स्तर भी एक दूसरे से भिन्न है। मतलब भिन्न कैसे, अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रकृति है, उसके फल अलग मिलेंगे, पौधे अलग हैं, फूल अलग अलग प्रकार के खिलते हैं, विभिन्न प्रकार के हमको खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, समाज भी पर्यावरण में आ रहा है, वो सामाजिक पर्यावरण है, मतलब वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का नेचर भी अलग अलग है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ ही अलग अलग है, पर कोई भी प्राणी पदार्थ सर्वथा भिन्न है, लेकिन एक दूसरे से कटा हुआ पृथक नहीं है, यानी हम कटे हुए नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सामूहिक जब जुड़ाव हो जाता है तो वो एक पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरण की परिभाषा बन जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इसीलिए प्रकृति या पर्यावरण के साथ अलगाव या कटाव की मिथ्या मान्यता के आधार पर उसे अपना शत्रु मानकर उससे घातक व्यवहार करना मानव जाति के लिए स्वयं आत्मघात को निमंत्रण देना है। यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, छगन मोहता कह रहे हैं कि यदि पर्यावरण के साथ व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का अलगाव किया या कटाव किया, मतलब उसको काटा, उससे अलग हुए, उससे प्रकृति से दूर हुए, चाहे समाज से दूर हुए, चाहे राजनीति से हम दूर हो रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र से हम पिछड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, और हम अगर उसे शत्रु मान लेते हैं ऐसे प्रकृति के पर्यावरण को, सामाजिक पर्यावरण को, तो उससे क्या होगा कि मनुष्य जाति पनप नहीं पाएगी, बल्कि अपने आप को ही खत्म करने के लिए एक प्रकार से वो निमंत्रण दे रही है कि मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ कि आप अपना अस्तित्व स्वयं ही समाप्त कर दोगे। यानी मनुष्य खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने आप के अस्तित्व को, मानव जाति के समूचे अस्तित्व को वो समाप्त करने का एक प्रकार से उसने कदम उठा लिया है।